पाटलिपुत्र में अब तक आपने देखा, लालू प्रसाद यादव के घटते जनाधार के बावजूद नीतीश कुमार को बिहार को विश्वास दिलाने में वक्त लग गया। नीतीश की 3 चुनावी कोशिशों के बाद आखिरकार साल 2005 में लालू राबड़ी शासन का अंत हुआ और बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार बिहार में काबिज हुई। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बहुत जल्दी सुशासन कुमार की उपाधि हासिल कर ली। बिहार विकास की गुनगुनी गर्माहट महसूस करने लगा था। अब आगे 1995 में नीतीश कुमार ने पहली दफा लालू यादव की सत्ता को चुनौती दी थी। तब उन्होंने सीपीआई एमएल का साथ लिया था। उस वक्त ऐसी करारी हार मिली थी कि उन्हें जैसे राजनीति से ही विरक्ति हो गई थी। लगभग उसी वक्त नीतीश को बीजेपी की ओर से गठजोड़ की पेशकश की गई। किसी भी समाजवादी के लिए बीजेपी के साथ जाना आसान फैसला नहीं था, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, तब नीतीश कुमार केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री थे। नीतीश को उस वक्त अपनी सामाजिक विचारधारा के नाते गुजरात दंगों पर कठोर सवालों का सामना करना पड़ता था। नीतीश की दलील थी कि मैं मोदी सरकार का नहीं, वाजपेयी मंत्रिमंडल का हिस्सा हूं। लेकिन जब एक दफा 2003 में उन्हें गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना पड़ा, तो उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। बोलने के लिए जगह ठीक एक ही जगह ये होनी चाहिए। एरिया से बाइक काम कर रहा है, इसके लिए उसकी की मदद लेनी पड़ती है। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। वास्तव में नीतीश मोदी के कायल नहीं थे, पर लालू को उखाड़ फेंकने की जरूरत कुछ ऐसी थी कि बीजेपी में, नरेंद्र मोदी में उस वक्त उन्हें कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा था। हम उनके साथ थे, तो जो मुद्दे हैं विवादास्पद, वो 307, कॉमन सिविल कोड और मंदिर मस्जिद, ये तीनों परे किए थे आडवाणी जी, अटल जी के साथ जो बात हुई थी, जब वो रोज ही धर्म के आधार पर कोई ना कोई मुद्दा बनाते हैं। श्री लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जो जनता दल चल रहा था, उसको व्यक्तिगत कारणों के चलते कई हिस्सों में बंटना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी भी उस समय आइसोलेट हो चुकी थी। बाबरी के डिमोलिशन के बाद भाजपा को भी मित्रों की जरूरत थी अपनी अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए, और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी को भी आवश्यकता थी किसी पॉलिटिकल आउटफिट की। खैर, ये साझेदारी चलती रही, फलती फूलती रही। कई राजनीतिक विश्लेषक तो इसे नैसर्गिक गठबंधन मानते थे। बीजेपी ने भी नीतीश से अच्छी दोस्ती निभाई। जब 2005 में गठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित करने की बारी आई, तो नीतीश को अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन सबका समर्थन मिला, जबकि जेडीयू ने ही उनके नाम पर आपत्ति कर दी थी। जॉर्ज में और इनमें एक तरह का मतभेद तो शुरू से रही है। अब वो कुछ लोग कुछ कह सकते हैं नीतियों की लड़ाई, कुछ ईगो। मुझे लगता है कि ये और एक साथ लोग रहते हैं तो बहुत सारी चीजें इस तरह की होती रहती हैं। जेटली ने फर्नांडिस से मुलाकात की, उन्हें समझा बुझाकर राजी कर लिया और अगले दिन जॉर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश के नाम पर जेडीयू की भी मुहर लगा दी। हालांकि इस घटना के बाद से नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच दरार गहरानी शुरू हो गई थी। नीतीश के जीवन पर एक पुस्तक अकेला आदमी में लेखक कहते हैं कि नीतीश ने छात्र रहते हुए नेता बनने की अपनी इच्छा पर कहा था, सत्ता प्राप्त करूंगा चाहे जैसे भी हो, लेकिन सत्ता लेकर अच्छा काम करूंगा। बीजेपी को साथ लेकर यह अभिलाषा 2005 में पूर्ण हो चुकी थी। अब अच्छा काम करने की बारी थी। साक्षरता से लेकर विकास तक नीतीश ने ऐसा काम किया कि प्रशंसा और पुरस्कारों की झड़ी लग गई। पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर, फोर्ब्स पर्सन ऑफ द ईयर, गेट्स फाउंडेशन इनोवेशन अवार्ड। सत्ता के दूसरे साल में ही ये अवार्ड्स नीतीश की मेज पर सज गए।
इसी बीच 2007 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई। बागमती, बूढ़ी गंडक और कमला बलान ने अपने अपने तटबंध तोड़ दिए। एक ही रात में लगभग 2/3 उत्तर बिहार जलमग्न हो गया। नीतीश तब मॉरिशस यात्रा पर थे और तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन नीतीश जितनी जल्दी लौट सकते थे लौटे। राहत बचाव कार्य खुद संभाला। अगर वो मॉरिशस चला गया है किन्हीं कारणों से, सवाल इस बात का नहीं होता कि कौन कहाँ है, सवाल इस बात का है कि कौन किसकी नीतियाँ विकास में कितनी ज़्यादा मददगार हैं, और दूर रह करके भी आम आदमी का अंत्योदय जिसको बोलते हैं आप, आम जनता का फायदा कौन कर पाता है। न राहत सामग्री की कोई दिक्कत है, न पटना से धन देने में दिक्कत है, न व्यवस्था की बात है। एसपी के साथ मिल करके जो भी और जरूरत चाहिए, हमारे ट्रेंड सैप के जवान है रेस्क्यू के लिए, वो सब लोगों को लगाई। 2007 के बाढ़ से निपटते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन का कम से कम एक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था। लेकिन अगले साल अगस्त में जब कोसी नदी में बाढ़ आई तो कोई तैयारी काम नहीं आई। रात के अंधेरे में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक राजधानी तक सूचना पहुंच पाती, जिले के जिले इसकी चपेट में आ गए। दिल्ली और पटना के बीच दोष मढ़ने की राजनीति शुरू हो गई, लेकिन नीतीश ने राहत कार्य का मोर्चा संभालने में वक्त नहीं लगाया। राहत और पुनर्वास के मामले में इस सरकार की परफॉर्मेंस कोई बहुत खराब पहले की सरकारों के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि रही है। कई मामलों में इनकी परफॉर्मेंस खराब रही है, मैं मानता हूं, कुछ एक ऐसे मामले हैं, लेकिन राहत पुनर्वास के मामले में हाल के वर्षों का मैं बता सकता हूं कि बेहतर काम किया। बिहार में बाढ़ तो लगभग हर साल आती थी और नेपाल से संधि न होने के कारण नियंत्रण भी संभव नहीं था, लेकिन राहत कार्य का ऐसा नमूना कभी दिखा नहीं था। एक तरफ थी नीतीश की छवि जो चमक रही थी, विकास के आंकड़े जो इतरा रहे थे, लेकिन बिहार के युवा अभी भी अलग अलग राज्यों में काम की खातिर पलायन को मजबूर थे। और इसी दौरान शुरू हुआ एक ऐसा दौर जब देश के कई राज्यों में बिहारियों पर कहर टूटने लगा। यूं तो छिटपुट घटनाएं लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन 2008 के आसपास इनमें तेजी आ गई। तब एनडीए के एक मजबूत घटक शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने लेख लिखकर बिहार विरोधी भावनाओं को और भड़काया था। नीतीश विरोध तो करते थे, लेकिन गठबंधन न तोड़ने की परिपक्वता के साथ। मुंबई में एक खास विचारधारा के लोग ऐसा करते रहे और उसका नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव या दूसरे और बिहार के नेताओं ने पुरजोर ढंग से विरोध किया। उस वक्त देखा जाए तो बीजेपी खामोश रह जाती थी, क्योंकि जो अटैक करने वाले लोग थे या जो इस तरह के अटैक को समर्थन देते थे मुंबई में खासकर, उनके साथ बीजेपी का अलायंस था। बड़ी बात यह है कि बदलते बिहार में धीमे धीमे पलायन भी घटने लगा। लेकिन अब नीतीश एक एक्सक्लूसिव वोट बैंक के समीकरण को तलाश चुके थे। कुर्मी कोइरी तो पहले से उनके साथ थे, बीजेपी का उच्च जाति वोट बैंक भी था। साथ ही अब मुसलमानों में पिछड़े पसमंदा को वो अपने पक्ष में संवार चुके थे। ऐसे में अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर नीतीश अब बहुत संवेदनशील हो गए थे। यही कारण था कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद वो गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखना चाहते थे। श्री नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीतिक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं थी, उसी का हिस्सा था कि वो बिहार जाना चाहते थे। ठीक है, हर आदमी को अपनी छवि की चिंता होती है। अगर नीतीश कुमार जी उनकी उग्र उपस्थिति से अपने आप को परहेज बरत रहे थे, तो मैं राजनीति में इसको बुरा नहीं मानता। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार 2 चुनाव जीते थे। गुजरात को चमकाकर उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बीजेपी में पीएम उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की सुगबुगाहट थी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी विकास पुरुष का खिताब हासिल कर चुके थे, तो नीतीश की छवि भी सुशासन और विकास से ही जुड़ी थी। 15 साल के लालू जी के राज में बिहार ने पूरे एक जंगल राज को झेला था। एक तरीके से कोई कानून का शासन नहीं था,
और लालू जी ने किसी दूरदृष्टि को रखते हुए सुशासन की परिभाषाओं पर शासन नहीं किया था। उसको उस स्थिति से बाहर निकाल करके और विकास और निरंतरता के साथ शासन देना, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको जनादेश के साथ जनता ने उनको जनादेश दिया था, पर दुर्भाग्य से उन्होंने उस जनादेश के साथ ही विश्वासघात किया। हालांकि इसके बावजूद गठबंधन की मजबूरियों में नीतीश बंधे हुए थे। बिहार में मतदाताओं के सामने भले ही वो मोदी के साथ नहीं दिखे, 2009 में लुधियाना में हुई एनडीए की रैली में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। उस समय ये कहीं सवाल नहीं था। हाँ, उस रैली में भी था, यानी मैं कन्वीनर था एनडीए का। तो हम तो यानी हमारे विवादास्पद मुद्दे और उनके विवादास्पद मुद्दे परे किए गए थे, तब हमारा मेल था। मैं उस रैली में श्री नीतीश कुमार जी के साथ उपस्थित था। वो रैली ना भारतीय जनता पार्टी की थी, ना जनता दल यू की थी। हम दोनों के संयुक्त मित्र पार्टी अकाली दल की रैली थी। उसमें नीतीश कुमार जी पहले आकर के बैठ गए थे। उसके बाद मोदी जी आए, नीतीश जी के पास गए, उसके क्लिप आपके पास मौजूद हैं, उनका हाथ उठाया और जनता के सामने खड़े हो गए। नीतीश जानते थे कि राजनीति छवि का खेल है और वोट बैंक के खाते में उस छवि की पूंजी बेहद अहम। वो समझते थे कि मोदी के साथ दिखना या फिर उनके करीबी के तौर पर पहचान होने से उनका खुद का संजोया हुआ पिछड़े मुसलमानों का वोट बैंक छिटक सकता है। लेकिन क्या हुआ जब दोनों नेताओं की करीबी का इश्तिहार छप गया? 2010 विधानसभा चुनावों से चंद महीने पहले 12 और 13 जून को पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। खूब तैयारियां चल रही थीं, पोस्टर बैनर लग रहे थे। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की गुजारिश पर नीतीश कुमार ने मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं के लिए एक भोज का आयोजन किया था। सबको निमंत्रण भी भेजा जा चुका था। नीतीश उस वक्त पटना में नहीं थे। वो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आयोजित विकास यात्रा पर उत्तर बिहार के दौरे पर थे। शायद इसीलिए सड़कों पर लगे पोस्टरों से अनजान थे। लेकिन 12 जून की सुबह जब उन्होंने अखबार खोला तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उस समय भयंकर बाढ़ बिहार में आई हुई थी और कई सौ करोड़ रुपए की मदद देश से भी और विदेश से भी कोसी की बाढ़ के नियंत्रण के लिए, लोगों के पुनर्वास के लिए मिली थी। अकेले बिहार के मुख्यमंत्री की जो मदद थी उसके फोटो उस समय पूरे बिहार में लगे कि इस संकट की घड़ी में गुजरात आपका साथ देता है। राशि थी 5 करोड़। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी को अगर उस वक्त खराब लगा होता तो मंच शेयर नहीं करते, उस वक्त हाथ में हाथ नहीं मिलाते। कोई किसी को जबरदस्ती कहीं हाथ में खींच के लगाया जा सकता है और इस स्तर पे जो दो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हों। इस इश्तिहार में 2009 की लुधियाना रैली की वो तस्वीर थी जिसमें नीतीश और मोदी एक मंच पर हाथ पकड़े खड़े थे। बिहार की जनता के सामने पंजाब की भूमि की वो मित्रता जाहिर होने का ख्याल ही चुभने वाला था। लेकिन उससे बढ़कर चुभ रही थी वो बात जो इश्तिहार में लिखी थी। इसमें जिक्र था मोदी की ओर से कोसी राहत के लिए 5 करोड़ के दान का, जिसे महादान करार दिया गया था। उस समय ये बात मन में थी कि ये प्रोजेक्शन कहीं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है। हमारा कहना था कि चुनाव के बाद होना चाहिए, चुनाव के बाद ही तय होना चाहिए कौन बनेगा। नीतीश इतना तमतमाए कि फौरन फोन घुमाया, आदेश दिया कि जिस भोज का उन्होंने आयोजन किया था उसे रद्द किया जाए। तब सुशील मोदी ने कई कोशिशें की कि नीतीश को समझाया जाए। चुनाव सर पर थे, गठबंधन के लिहाज से संकेत सही नहीं होते, लेकिन नीतीश को तो उस संदेश पर ऐतराज था
जो बीजेपी के इश्तिहार से बिहार की जनता के बीच पहुंच चुका था। अब उनको क्या बुरा लगा होगा वो तो नीतीश कुमार जी ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये बात तो है ही कि नीतीश जी के स्वभाव में अपना व्यक्तिगत अहम हमेशा सर्वोपरि रहता है। गुजरात सरकार की ओर से जो बाढ़ राहत का पैसा आया था वो लौटा दिया गया, ये खबरें हम लोग को आज मिली है। क्यों पैसा लौटाया गया है? जो भी होना था पिछले शनिवार को हो गया, अब इस शनिवार को क्यों खराब कर रहे हैं आप लोग? क्यों? नीतीश ने कोसी राहत का वो चेक भी लौटा दिया। 2009 में बीजेपी को केंद्र में एक झटका मिल चुका था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे कि इश्तिहार के नाम पर एनडीए शासित एक राज्य उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन न तो नीतीश झुकने को तैयार थे, न ही मोदी ये मान रहे थे कि पोस्टरों में कुछ गलत था। अगले दिन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात के विकास और बिहार के पिछड़ेपन पर टिप्पणी कर दी। खुलेआम हुए इस झगड़े से स्थानीय स्तर पर भी दोनों पार्टियों के बीच तनातनी बढ़ी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और शरद यादव ने किसी तरह मामले को ठंडा किया। गठबंधन नहीं टूटा, चुनाव हुए, अटकलें थी कि दरार की खबरों से नुकसान होगा। उल्टा एनडीए को 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। लेकिन रिश्तों के भूकंप में जो दरारें उभरी थीं, उन्हें ये जीत भी नहीं भर पाई। नीतीश कुमार का मानना था कि 2004 में एनडीए की हार की सबसे बड़ी वजह थी गुजरात के दंगे, यानी नरेंद्र मोदी। 2009 की हार ने उस विश्वास को और पक्का कर दिया। उन्हें न तो मोदी की राजनीति पसंद थी, न ही बीजेपी के भीतर मोदी का समर्थन। नीतीश ने लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई की विफलता को देखने से परहेज किया। एनडीए की हर असफलता को नरेंद्र मोदी से जोड़ते रहे। वैसे 2010 की जीत के बाद बिहार की राजनीति में मोदी की राजनीतिक भूमिका न के बराबर रही। यहां तक कि एक दफा जब नीतीश से पूछा गया कि आम चुनाव के प्रचार के लिए क्या वो मोदी को बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा बिहार में एक ही मोदी काफी है। उनका इशारा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की तरफ था। नीतीश को एहसास था कि वो अकेले नहीं जो मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखना चाहते। बीजेपी के भीतर की कसमसाहट से वो वाकिफ थे। आम चुनावों की तैयारी के तौर पर 2011 में लाल कृष्ण आडवाणी भ्रष्टाचार विरोधी जन चेतना यात्रा शुरू करने वाले थे और शुरुआत के लिए उन्होंने गुजरात के सोमनाथ की जगह बिहार के सिताब दियारा को चुना। नीतीश ने रथ को हरी झंडी दिखाई। ये सही है कि ये विरोधाभास है। आडवाणी का साथ लेना मुझे लगता है कि मोदी से भी ज्यादा गलत कदम था, जो उन्हें आडवाणी का साथ लेना चाहिए। ये कांग्रेस ने भी कही। कांग्रेस के लोग बंद कमरों में जब ये कहते हैं कि साहब ठीक है आडवाणी लेसर इवल, ये लेसर इवल चुनने के चक्कर में ही देश की राजनीति गड़बड़ाई है। आडवाणी 2 चुनावों की हार के बावजूद एक बार फिर एनडीए में पीएम पद की उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए थे, पर बीजेपी के भीतर अब मोदी के लिए समर्थन बढ़ रहा था। नीतीश को भी यह आभास होने लगा था। यहां तक कि उनके अपने मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों का मोदी जाप शुरू हो चुका था। जब नवंबर 2012 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र के निधन पर शोक जताने मोदी पटना पहुंचे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में खूब नारेबाजी की। नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वो ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी हो। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से इस बाबत टोह लेनी शुरू कर दी। नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी फैसले से पहले गठबंधन के सभी सहयोगियों से परामर्श किया जाएगा। नीतीश ने बीजेपी को पीएम उम्मीदवार के ऐलान के लिए दिसंबर 2013 तक का वक्त दिया। नीतीश जी जिन कारणों के चलते मोदी का विरोध कर रहे थे, देखिए अगर व्यक्तिगत विरोध है वो भी आपका फैसला कर सकते हैं आप, लेकिन व्यक्तिगत विरोध राजनीति में कोई महत्व नहीं रखता। नीतिगत विरोध होता है। किन कारणों से आप नाराज हैं, किन कारणों से आप विरोध कर रहे हैं। अगर बीजेपी एक
सांप्रदायिक पार्टी थी। तो ये बताइए कि बीजेपी कब सांप्रदायिक थी, बीजेपी कब सांप्रदायिक थी और कब वो प्रोग्रेसिव थी। लेकिन शायद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी नहीं जानता था कि कार्यकर्ताओं के मोदी जाप के बीच किसी भी तरह के संतुलन और सहमति की गुंजाइश खत्म होती जा रही थी। इस वक्त तक भी नीतीश कुमार को भरोसा था कि सहयोगी पार्टियों के दबाव में बीजेपी मोदी के नाम का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी को जो मोदी लहर नजर आ रही थी वो नीतीश देख नहीं पा रहे थे। 9 जून 2013 को बीजेपी ने गोवा में मोदी को आम चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री और आज से पार्टी की केंद्रीय प्रचार और अभियान समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई मोदी। ये फैसला बैठक से पहले ही तय था। नाराजगी में लाल कृष्ण आडवाणी उस बैठक में हिस्सा लेने भी नहीं गए। यहां तक कि ऐलान के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उधर नीतीश कुमार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन पार्टी मन बना चुकी थी। आडवाणी को भी चंद दिनों में इस फैसले को कबूल करना पड़ा। जब पार्टी के पितामह की रजामंदी जरूरी नहीं थी, फिर नीतीश की क्या बिसात। गोवा अधिवेशन की उस घोषणा के 13 दिन बाद 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। आजकल जो पार्टी है, जैसे अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया। और कठिन हो गया तो गठबंधन यारी से चलता है, दोस्ती से चलता है, वो स्थिति नहीं है। नीतीश जी जॉर्ज फर्नांडिस से अलग हुए, नीतीश जी भाजपा के गठबंधन से अलग हुए। जितनी लंबी जो फहरिस्त है वो सारा किस प्रकार की राजनीति में अवसरवाद के लिए अपने साथियों को छोड़ना और तोड़ना, ये स्वभाव आप इस विश्लेषण से देख सकते हैं। नीतीश सीधे राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को बता दिया कि वो 19 जून को नया विश्वास मत हासिल करेंगे, क्योंकि सभी बीजेपी मंत्रियों को वो बर्खास्त कर रहे थे और बीजेपी अब सरकार का हिस्सा नहीं थी। जो कुछ भी हमें करना पड़ा है वो सिद्धांत की खातिर करना पड़ा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और समाज सबको लेकर चलेगा। इस अवधारणा के में विश्वास रखने के कारण हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा है। बीजेपी और जेडीयू 2 ऐसे साथी थे जो बिहार के विकास के साझेदार थे। अब उस विकास के श्रेय का बंटवारा शुरू हो गया। किसने किसे धोखा दिया, किसने किया विश्वासघात, ये आरोप लगने शुरू हो गए। अब पिछले 7 साल में गवर्नेंस के मामले में बीजेपी ने कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, कभी कोई क्राइसिस पैदा नहीं किया, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उस पर हम लोग चलते रहे। और आज ऐसी क्या स्थिति आ गई और क्या मुद्दा आ गया, जैसे आपने गठबंधन को तोड़ दिया, तो बिहार की जनता बहुत दुखी है। बिहार की जनता को लगता है कि जैसे उसके साथ किसी ने बिट्रे कर दिया, किसी ने विश्वासघात कर दिया। जेडीयू के 117 विधायकों के अलावा नीतीश को समर्थन मिला 4 निर्दलीय, 4 कांग्रेस और 1 सीपीआई विधायक का। कुल 126 के साथ नीतीश ने अपनी शक्ति दिखा दी। बीजेपी के 91 विधायकों ने वॉकआउट किया और आरजेडी के 22 विधायकों समेत कुल 24 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं और जो आज सदन में नारे लगे, मैंने यही पूछा है कि आप हमको मैंडेट की दुहाई दे रहे थे, तो मैंडेट क्या यही नारा लगाने के लिए मिला था 2010 में? जिनका नारा लगा रहे थे उनको बुलाया क्यों नहीं था चुनाव प्रचार में? केंद्र में लड़खड़ाती कांग्रेस को तो आम चुनावों से पहले नीतीश के रूप में एक दमदार साथी दिख रहा था।
लेकिन समाजवादी नीतीश के लिए कांग्रेस का साथ लेना इतना भी सरल नहीं था। पर अब नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। भारत माता की 2014 के आम चुनाव दोनों ही पार्टियों या यूं कहें कि दोनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए। अब तक नीतीश कुमार ने किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचार की खातिर बिहार की धरती पर कदम नहीं रखने दिया था। अब मोदी बिहार में धड़ाधड़ रैलियां करने लगे। इस गांधी मैदान में उपस्थित इस महारैली में पधारे हुए लाखों लाखों मेरे भाइयों और बहनों, बाबू कुंवर सिंह के धरती के शत शत प्रणाम करता ने देश में कोनो परिवर्तन बिहार की माटी के बिना संभव नहीं थे। यूं तो रैलियों में उमड़े जन सैलाब को दरकिनार करने की भी कोशिशें हुई, लेकिन जब नतीजे आए तो जनादेश सामने था। एनडीए ने 40 में से 31 सीटें हासिल कर ली थी, जिनमें 22 सिर्फ बीजेपी ने जीती। नीतीश के जेडीयू को मिली केवल 2 सीटें और आरजेडी ने हासिल किए 4। इशारा साफ था, दौर बदल चुका था, दुश्मन बदल चुका था। 15 साल पहले किसी से भी हाथ मिलाने की कीमत पर लालू को उखाड़ फेंकने के इच्छुक नीतीश के निशाने पर अब नरेंद्र मोदी थे। जिस तरह के समीकरण हैं और भारतीय जनता पार्टी से जितनी उनकी दूरी हो चुकी है, अब उनके लिए यदि एकमात्र रास्ता यही था कि सेकुलर फोर्सेस के नाम पर लालू के साथ समझौता करें। दोस्ती भी हमने उनकी देखी है तो और दुश्मनी भी। दोस्ती इतनी थी कि दोनों को लौकुश कभी कहा जाता था, कभी राम लक्ष्मण कहा जाता था, और जब दुश्मनी हुई तो आप पूछिए मत कैसी दुश्मनी थी। लेकिन हमने ये हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी में ये देखा गया है, बीजेपी भी कोई अपवाद इसके लिए नहीं है। आप देखिए रामविलास पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी के आपस के रिश्ते कैसे थे, क्या एक दूसरे के बारे में बयान उन लोगों ने दिए थे। तो आप ये ऐसा नहीं है कि केवल बिहार का ये एग्जाम्पल है, पूरी देश में हर जगह ऐसा हुआ है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नीतीश की लाख कोशिशों के बावजूद मोदी पीएम बन गए थे। जिस तरह कभी लालू से पहली बार चुनाव हारने के बाद नीतीश राजनीति से ही कटने लगे थे, इस हार के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया कमोवेश वैसी ही थी। नरेंद्र मोदी अपनी विजय यात्रा के तौर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे, जब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री जो है वो तो एक पूरे देश भर का एक संस्था है, उससे मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कहाँ की बात है, कौन ने कह दिया है? उन्होंने कहा कि जनता ने मेरे खिलाफ वर्डिक्ट दिया है, क्योंकि हमारी सिर्फ 40 में से सिर्फ 2 सीटें आई थी, और उसने कहा कि किसी और को नहीं, मैं इसकी स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ता हूँ। नहीं, देखिए मैं मानता हूँ उनके भी एक तरह से एक महत्वाकांक्षा होना, एक पुराना नेता होने के नाते, और जिनको अडवाणी ने कहा हो कि ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो नेता हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं का असर था और मोदी का विरोध उनको लगता था कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की स्थिति में है। नीतीश ने बिहार की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को सौंप दी। जीतन मांझी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो नीतीश के विश्वस्त थे, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अचानक सीएम की कुर्सी मिलेगी, ये विश्वास से परे था। तो गत्वा लोग मेरी बात मान गए, मुझे अधिकृत किया और मैंने श्री जीतन राम मांझी जी का चयन किया, वे मुख्यमंत्री बने
और हम सब लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग किया। इस बीच अपने नए दुश्मन नंबर 1 को हटाने के लिए नीतीश अपनी पुरानी रंजिशों को भूल चुके थे। 20 साल पहले जिस लालू यादव से बेहद कड़वाहट के साथ उन्होंने संबंध तोड़े थे, आज उन्हीं से रिश्ता दोबारा कायम कर चुके थे। बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव इस दोस्ती का पहला इम्तिहान था और आरजेडी जेडीयू ने इसमें 6 सीटें हासिल कर ली। नीतीश के मन में जो संशय था वो कुछ दूर हुआ। मोदी के खिलाफ वो महागठबंधन जुटाने लगे, लेकिन इसी कोशिश में अपनों से कैसे मिला उन्हें झटका पाटलिपुत्र पर पकड़ की जंग का ये हिस्सा। जिस विश्वास के साथ नीतीश ने जीतन मांझी को सीएम के लिए चुना था, वो दरकने लगा। मांझी कभी मंच से भ्रष्टाचार की वकालत कर देते, कभी अजीबोगरीब बयान देकर पार्टी को पसुपेश में डाल देते। इतना ही नहीं, मांझी नीतीश कार्यकाल के कई फैसले पलटने लगे, उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के तबादले करने लगे, केंद्र की मोदी सरकार की भी तारीफ करने लगे। नीतीश अब अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि न केवल मांझी के सुर बगावती थे, बल्कि उनके समर्थन में कई विधायक खड़े हो गए थे। मांझी पार्टी का महादलित चेहरा थे, इसीलिए उन्हें हटाना आसान फैसला नहीं था। आखिरी दांव के तौर पर मांझी ने बिहार विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि केवल 7 मंत्रियों ने इसका समर्थन किया और बाकी 21 ने नीतीश को दोबारा सीएम बनाने की सिफारिश कर दी। इसी साल 7 फरवरी को नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, इस दफा अपनी कुर्सी बनाए रखने की उम्मीद के साथ। चुनाव से पहले नीतीश वो सारी योजनाएं दुरुस्त कर लेना चाहते थे जिनके दम पर वो वोट मांगते, लेकिन एक महादलित की तो नरेंद्र मोदी भी खुद को बिहार का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाई बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का चुनाव की घोषणा से पहले ही पाटलिपुत्र की जंग तेज हो चुकी थी। राजनीति के दिग्गज, एक से बढ़कर एक वक्ता, इन शख्सियतों के सामने तो कई दफा मुद्दे भी गौण हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाए तो नीतीश ने इसे बिहार का अपमान बताते हुए उनके पास डीएनए सैंपल भिजवाने शुरू कर दिए। मेरे डीएनए स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य है। हमारा डीएनए वही है जो बिहार के लोगों का डीएनए, हमारा डीएनए अमर नहीं है। 5 दौर के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये जंग है लालू की खुद को जिंदा रखने की, कांग्रेस की कोशिश की, नीतीश की प्रतिष्ठा की, नरेंद्र मोदी की ताकत की। बिहार ने हमेशा ही दिशा दिखाई है। इस बार का दंगल दिलचस्प है तो महत्वपूर्ण भी। पाटलिपुत्र को नया शासक मिलेगा या पुराने पर ही जनता दिखाएगी विश्वास? इतिहास की इस दहलीज पर हम आपसे लेते हैं इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।